अद्भुत कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी सती। पति मनीष की असमय मौत क्यों हुई? लोग अवनी को जीते जी सती बनाना देना चाहते थे। वह ना सच संवर सकती थी, ना अपनी खुशी के लिए जी सकती थी। आखिर एक दिन उसने समाज के तथाकथित ठेकेदारों द्वारा बनाए इन दकियानुसी परंपराओं को तोड़ने का फैसला किया। अवनी ने मनीष को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से मनीष के चिल्लाने की आवाज़ आई। अवनी भागती हुई अंदर गई तो देखा मनीष गुस्से से भरा बैठा था। अवनी को देखते ही बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती? तुमने नाम, पैसा, 2 बेटे, खोटे क्या कम कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें। मेरी बीमारी पड़ते ही तुमने नज़रें फेर ली। अवनी इससे पहले कुछ बोलती उसने 2 बेटों को बुलाया। उसके दोनों बेटे रचित, सार्थक और सास ससुर भी आ गए थे। रचित गुस्से में बोला, मम्मी शर्म आने चाहिए आपको। एक दिन टीवी नहीं देखेगी तो कौन सी तूफान आ जाएगी आपको। सास गुस्से में बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ? अवनी की तुमने तो अपने नज़रें ही फेर ली। अवनी कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही। वहाँ अपराध जो उसने किया ही नहीं था। मनीष के सिर पर अवनी ने जैसे ही हाथ फेरा, मनीष ने झटक कर हाथ हटा दिया। अवनी के आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था मनीष कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, पर वह क्या करे। वह पूरी कोशिश कर रही है, पर आखिर है तो इंसान ही ना। पिछले 3 सालों से मनीष के कैंसर का इलाज चल रहा था। अवनी शुरुआत में रात दिन मनीष के साथ साये की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे वह तन मन से थक गई थी। पर परिवार के सब लोग मनीष का भार अवनी पर डालकर निश्चित हो गए थे। मनीष की बीमारी मानो अवनी के लिए एक कैद खाना हो गई थी। अवनी के उठने बैठने, कपड़े पहनने तक पर सब की निगाहें रहती थी। अवनी अगर थोड़ा सा तैयार हो जाती तो मनीष की नज़रों में सवाल तैरने लगते थे। अवनी का बहुत मन होता मनीष को बताने का कि उसे दुख है, पर वह जीना नहीं छोड़ सकती। पिछले 3 सालों से अब अवनी ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो अवनी के सास ससुर दोनों बेटों के साथ चले जाते थे। अवनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वहाँ मनीष के जिंदा होते हुए भी सती हो गई है। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जली जाती थी, पर अवनी तो पिछले 3 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात बहुत देर से अवनी की आंख लगी और मनीष के चिल्लाने की आवाज़ से एक झटके से खुल गई। मनीष गुस्से से बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो तुम तो मुझे सड़क पर बैठा देती। अवनी बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। उसको देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद कर दी है। कब मनीष कुछ खाएगा और कब वह दवा लेगा? तुम्हें पता है ना, कीमोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना ज़रूरी है। मनीष को चाय और बादाम देकर अवनी नहाने चली गई। जब नहा कर बाहर निकली तो देखा कमरे में से किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। अवनी ने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल छितर कर इधर उधर बिखरे हुए थे और इंडिगो ब्लू रंग का सूट उस पर खूब खिला रहा था।
जैसे ही वह बाहर आई, वह युवक बोला, अरे भाभी जी को देखकर लगता नहीं कि इनके 18 और 20 साल के बेटे भी होंगे। मनीष कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, कुदरत ने सारा बुढ़ापा तेरे भाई के ही नसीब में ही लिखा है। और फिर वहाँ फूक फूक कर रोने लगा। अवनी अपराधी के तरह खड़ी रही गई। अवनी सब समझती थी। कीमोथेरेपी के कारण मनीष के बाल झड़ गए थे, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थी। पर अवनी को समझ नहीं आता था कि वह कैसे मनीष का मनोबल बढ़ाए। तभी वह युवक बोला, अरे अवनी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मनीष की बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में भी आपका देवर हूँ। मेरा नाम कुणाल है। अवनी बोली, अरे आप बैठो, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। अवनी ने फटाफट कुक की मदद से पनीर के पराठे, ढोकला, सूजी का हलवा और लाल मिर्च की चटनी बना ली थी। जैसे ही वह बाहर निकली तो मनीष को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर खुश हो गई। कुणाल बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाइए, बड़ी कसम कर भूख लगी है। आज शायद लगभग 1 साल के बाद मनीष ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाना खाया होगा। कुणाल पूरे समय चुटकुले सुनाता रहता था और अवनी के नाश्ते की तारीफ करता रहा। न जाने क्यों अवनी को लग रहा था कि कुणाल के आने से पूरे घर में खुशियाँ ही लहर रही थी। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और कुणाल ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। अवनी भी वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते कुणाल से बोली, और आपके घर में कौन कौन है? कुणाल हंसते हुए बोला, मैं ही घर हूँ और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ तो घर भी अच्छा है। अवनी बोली, आपने अभी तक शादी नहीं की? कुणाल बोला, करी थी, मगर सोनाल शादी के 4 साल बाद मुझे से अलग हो गई। अवनी ने धीमे से कहा, सॉरी। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर कोई मेरे टाइप की मिलेगी तो शादी कर लूँगा। कुणाल बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वहाँ अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर निकल जाता था और शाम को आ जाता था। उसके आते ही अवनी के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। धीरे धीरे कुणाल और अवनी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। कुणाल लगभग 2 महीने रहा और इन 2 महीने में वहाँ हर वीकेंड पर आउटिंग प्लान करता था। जब पहली बार कुणाल ने मूवी का प्लान बनाया था तो रचित और सात्विका तो हमेशा ही तरह अपने प्लान्स बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो कुणाल बोला, मनीष भैया और अवनी भाभी नहीं चलेंगे? अवनी की सास बोली, अरे मनीष कहीं आता जाता नहीं है। वो तो तेरे कहने पर हम भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं। कुणाल ने ज़बरदस्ती मनीष को यहाँ कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो वह खुद बीच में से मनीष के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में कुणाल और अवनी पॉपकॉर्न लेने गए थे तो कुणाल बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। भैया बीमार है पर आप क्यों उनके साथ समय से पहले ही सती हो रही हो? कुणाल जाते जाते अवनी को हिम्मत और साहस दे गया था। अब अवनी महीने में एक बार ज़रूर बाहर अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने चली जाती थी। मनीष की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतों या सास ससुर की नसीहतों को अब अवनी अनदेखा कर देती थी। जब भी अवनी को अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता है तो वहाँ कुणाल से फ़ोन पर बात कर लेती थी। मनीष के अंतिम दिनों में कुणाल भी वहीं आ गया था। कुणाल के आने से अवनी को हर तरह से सहारा मिल गया था। जब मनीष की मृत्यु हो गई तो कुणाल ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन खड़ा रहता था। वहाँ पूरे 1 महीना रुका
और जाने से पहले कुणाल ने अवनी को कहा, जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस होगी तो बस एक कॉल कर देना। अब अवनी ने फिर से अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करनी चाहिए, पर उसका अपना परिवार उसे यह करने से रोक रहा था। जब अवनी ने अपने ससुर से बिजनेस ज्वाइन करने की बात करी तो ससुर बोले, यह उम्र तुम्हारे बेटों की बिजनेस सीखने की है और तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो ताकि अगले जन्म में विधवा का दुख न भोगना पड़े। अवनी उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। अगर वह थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नज़रें उसे चुभती रहती थी। अवनी कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तो पहला ज़माना था जब पति के साथ ही पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज़ तिल तिल कर मरना तो नहीं पड़ता था। मनीष के मृत्यु को पूरे 1 साल हो गए थे। आज मनीष की बरसी थी और कुणाल भी आया हुआ था। अवनी को देख के ही बोला, या तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। अवनी फूक फूक कर रो पड़ी और बोली, काश मैं ही मर जाती कुणाल। मेरे कपड़े पहनने, हंसने बोलने पर सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। घर पर कोई काम नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं। बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है। मुझे देवी नहीं बनना है। कुणाल ने एकाएक कहा, अवनी मुझसे शादी करोगे? अवनी एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरे 2 जवान बेटे हैं। कुणाल बोला, हाँ 2 बेटे हैं जिन्हें कभी भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। सोच कर बताना, अगर जवाब ना भी होगा तो भी तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा खड़ा रहूँगा। कुणाल के जाने के बाद अवनी बहुत दिनों तक सोच विचार करती रही, मगर उसके अंदर डर उसे भयभीत करता रहता था। कुछ दिनों बाद मनीष के परिवार में ही शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर अवनी जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो उसकी सास बोली, यहाँ नारंग रंग की साड़ी के बजाय कोई लाइट कलर पहन लेना। लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें ज़रा भी मनीष के जाने का दुख नहीं है। जैसे ही अवनी जाने लगी तो बड़े बेटे रचित की आवाज़ आई, मम्मी या लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए, लोग आपको ऐसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। अवनी अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब बाहर निकली तो वह एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी। ससुर ने गुस्से में बोला, यहाँ जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो अवनी, ताकि सब लोग सोचे कि एक विधवा पर हम सब जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार अवनी उस शादी में गई ही नहीं, मगर उस रात बहुत देर तक वहाँ कुणाल से बात कर रही थी। अगले दिन सबके सामने अवनी ने कुणाल से विवाह करने का फैसला सुना दिया। दोनों बेटे सख्त रह गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर तो कुणाल से शायद बहुत पहले से ही चल रहा था अवनी, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटे की देखभाल नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ़ औरत, या तुम्हारे बेटों की शादी की उम्र है ना कि तुम्हारी। ज़रा अपनी उम्र का तो लिहाज तो करो। 2 साल भी तुम से मर्द के बिना नहीं रख सकती थी। सार्थक गुस्से में बोला, अगर आपने कुणाल से शादी करी तो आप हमसे रिश्ता तोड़ लेना। अवनी के माता पिता भी उसके फैसले से खुश नहीं थे। अवनी की भाभी बोली, दीदी सार्थक और रचित के बारे में तो सोचो। कुछ वर्षों बाद आपके पोते पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रही है। अगर आप अकेली होती तो ठीक होता था, लेकिन आपके 2 जवान बेटे हैं। आपको क्यों किसी सहारे की आवश्यकता है? अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे किसी को समझाए। जिंदगी का मतलब बस रोटी कपड़ा और मकान ही तो नहीं है। सबके विरोध के बावजूद भी अवनी और कुणाल ने कोर्ट में विवाह कर लिया था।
जब सब पुराने रिश्ते से रीति होकर अवनी कुणाल का हाथ थामकर उसके घर में आई तो उसकी आंखें गिली थी। अवनी कुणाल से बोली, कुणाल, मुझे मेरे बेटों ने अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया था। कुणाल हंसते हुए बोला, अवनी, देर सवेर रचित और सार्थक तुम्हारा पहलू समझ जाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी को तो पहल करनी होती है ना। अवनी के मन में ये पंक्तियाँ बार बार उमड़ रही थी। ना बनना चाहती हूँ मैं देवी और ना ही बनना चाहती हूँ सती। मैं हूँ एक सामान्य नारी जो हर उम्र में चाहती है जीवन में भावनाओं की गति। यही इस कहानी का अंत है।